के अंदर है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो इससे बन जाएगा न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब यहां से साइटोप्लाज्म का डेफिनेशन भी निकल गया कि सेल का वो पार्ट जो कि सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच हो, उस पार्ट को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये होता किस तरह से है, ये जस्ट लाइक जेली लाइक गाढ़ा लिक्विड, विस्कस लिक्विड होता है। विस्कस लिक्विड जिस तरह के जेली होता है, जेली जानते हो ना, बच्चे जो खाते हैं, तुम भी खाते हो, वही जेली। तो उस जेली की तरह गाढ़ा लिक्विड होता है, ये तकरीबन सेमी सॉलिड स्टेट में होता है। इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच होता है। अब ये साइटोप्लाज्म जो है इसके खुद के दो हिस्से हैं, एक है सॉल्युबल और दूसरा है इनसॉल्युबल। अब सॉल्युबल को हम साइटोसोल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। इस सॉल्युबल साइटोसोल के अंदर तकरीबन 90% वाटर होता है, 90% पानी होता है। और इसके अलावा जो बायोमॉलिक्यूल्स है, बायोकेमिकल्स है, वो इसके अंदर हल हो चुके होते हैं। वाटर 90% वाटर के अंदर 10% बायोमॉलिक्यूल्स हल हो चुके होते हैं। तो इससे सोल्यूशन बन जाता है। सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन भी हो सकता है और कोलाइडल सोल्यूशन भी हो सकता है। ट्रू सोल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुके हों, मतलब वो सेटल डाउन सस्पेंशन में जिस तरह होता है, वो फिल्टर पेपर से भी पास होते हो, सेटल डाउन नहीं होता और नज़र भी नहीं आते। दूसरी तरफ जो है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल्स थोड़े से सस्पेंशन से छोटे होते हैं और थोड़े से सोल्यूशन से बड़े होते हैं, बीच में, उसको हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। केमिस्ट्री में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, याद है ना। तो ये ट्रू सोल्यूशन भी बनाता है, कोलाइडल सोल्यूशन भी बनाता है। ये हुआ साइटोसोल। और एक इसका इनसॉल्युबल पार्ट होता है, इनसॉल्युबल पार्ट भी होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम पढ़ेंगे अब इसका काम क्या है? इसका काम है, एक तो ये स्टोरेज का काम करता है, मुख्तलिफ केमिकल्स, बायोकेमिकल्स ये स्टोर कर देता है। इसके अलावा मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, ये इसके अंदर चलती है, मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लाइकोलाइसिस हो गया, रेस्पिरेशन का पहला स्टेप जो है, ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ इसके अंदर होते हैं। तो ये मुख्तलिफ फंक्शंस भी सर अंजाम देता है, ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है, उन्हीं ऑर्गेनेल्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। नंबर 1 इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज अ सिस्टम of flattened sacs or membranes। चिपटे हुए तेले होते हैं ये। एक तेला लीजिए आपने, तेला डबल वॉल से बना हुआ होता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है और वो चिपटा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर इसका होता है। सो ये डबल मेम्ब्रेन्स है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल लगे हुए हैं, चिपटे हुए हैं, ठीक है, चिपके हुए हैं। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ फ्लैटेंड सैक्स या मेम्ब्रेन्स। फ्लैटेंड सैक्स है या मेम्ब्रेन्स है, उसका एक सिस्टम है पूरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता कहाँ पर है? ये होता है इन दी साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसका मेनली जो फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट। देखो यहाँ पर ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस, बीच में हुआ साइटोप्लाज्म, अब ये है न्यूक्लियस। अब देखो ये फ्लैटेंड सैक होते हैं और बिल्कुल जो मलकन का सड़क है ना, उस तरह से ऊपर नीचे चला जाता है। पहाड़ियों में जो सड़क होते हैं देखे हैं ना, वो इसी तरह के इधर उधर 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 इस तरह जाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का शक्ल इसका होता है। मेम्ब्रेन्स है ये। इसके इन मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं सिस्टर्ने, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्ने। अब ये सिस्टम है, इसका एक सर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ लगा हुआ होता है और दूसरा सर या सेल मेम्ब्रेन के साथ लगा हुआ होता है या साइटोप्लाज्म में इसी तरह से एंड हो जाता है। अब देखो इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट।
जिस तरह के रोड का काम होता है। रोड किस लिए होता है? रोड होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। इस पर ट्रक वगैरह चलते हैं, गाड़ी वगैरह चलती है। एक जगह से दूसरी जगह अगर किसी को जाना हो, किसी सामान को ले जाना हो, तो सड़क के ऊपर वो चलेगा। सड़क ही वो रास्ता है जो रास्ता दिखाता है कि कहाँ पर ये रास्ता जाता है। तो इसी रोड के मानिंद जिस तरह रोड ट्रांसपोर्ट करता है, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस रोड की तरह ट्रांसपोर्ट करता है। किसी चीज़ को न्यूक्लियस के अंदर घुसना है तो वो इस रोड के ऊपर चढ़ेगा, इस पहाड़ी रोड के ऊपर यूं 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 जाकर वो न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। तो इसका मेन काम जो है वो है ट्रांसपोर्ट। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो टाइप्स है वो दो किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का क्या मतलब हो गया? रफ का मतलब कि वो हमवार नहीं है, ठीक है, जगंदे। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब हमवार है, आवार दे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमवार नहीं होता। अब हमवार ये क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके मेम्ब्रेन्स के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स आर ओवर अपान जो भी हो दी मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देयर आर नो राइबोसोम्स, इनमें राइबोसोम्स नहीं होते। अब देखो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ ना, ये इसके एक पट्टे को मैं जूम कर रहा हूँ माइक्रोस्कोप के थ्रू। ये एक हो गया, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक टाइप नंबर 1, ये टाइप नंबर 2 हो गया। अब टाइप नंबर 1 के ऊपर यहाँ पर है राइबोसोम्स और इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। तो खुद देखो अपने बड़ी बड़ी आंखों के साथ कि इनमें रफ कौन दिख रहा है? ये रफ दिख रहा है और ये स्मूथ हमवार दिख रहा है। तो इसलिए इसको हम स्मूथ, इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एनालॉजी के साथ जान सकते हो कि चूंकि ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, इसकी एनालॉजी मैंने दे दी रोड के साथ। तो अगर एक रोड के ऊपर मैं कुछ पत्थर, कुछ क्रश बिखेर दूँ, स्प्रेड कर दूँ, ठीक है, अब उसके ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, क्रश पड़ा हुआ है रोड के ऊपर, तो रोड हमवार अब नहीं है, पथरीला रोड हो गया, रफ रोड हो गया। इसी तरह का राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं और वो रफ दिखता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रोड है जिसके ऊपर एक भी पत्थर नहीं है। कमेटी वाले आ गए हैं, इसको अच्छी तरह से इसका साफ सफाई करके छोड़ गए हैं, अब ये बिल्कुल आवार दिख रहा है। तो इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है और ये बिल्कुल आवार होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब राइबोसोम का क्या काम होता है वो हमको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चूंकि राइबोसोम नहीं है, इसलिए इसका प्रोटीन सिंथेसिस के से कोई लेना देना नहीं, चर के दिमाग ये सट्टा जो सरकार नहीं, ठीक। तो ये क्या करता है? ये भी एक्स्ट्रा फंक्शंस करता है और एक्स्ट्रा फंक्शंस ये जिस सेल के अंदर हो वही करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स के या नर्व सेल्स के अंदर हो तो इसका एक्स्ट्रा फंक्शन जो है वो होगा इम्पल्स ट्रांसमिशन, इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा अगर ये मसल्स या नर्व सेल के अंदर हो। सेम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर लिवर सेल्स के अंदर हो, लिवर सेल्स के अंदर, लिवर का क्या काम होता है? ज्यादातर डिटॉक्सिफिकेशन, यूरिया बनाना वगैरह सब कुछ होता है, इनमें से एक फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन है। तो जो लिवर सेल्स के अंदर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उनका एक्स्ट्रा काम है डिटॉक्सिफिकेशन, जो ड्रग्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना। इसके साथ साथ इसका फंक्शन बाद सेल्स के अंदर लिपिड फॉर्मेशन भी है, लिपिड सिंथेसिस में मदद देना भी है। तो ये सब इसके एक्स्ट्रा फंक्शंस है ट्रांसपोर्ट के अलावे। और इसका ट्रांसपोर्ट का अलावा जो फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नशा चढ़ा हुआ है। तो ये दो टाइप्स हो गए रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फ्लैट एंड सेक्स का एक सिस्टम है, उन फ्लैट एंड सेक्स मेम्ब्रेन्स को हम सिस्टर्ना कहते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर ये ट्रांसपोर्ट करता है। बात समझ में आ गई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया? अच्छा, राइबोसोम्स। नंबर 1, दे आर टीनी ग्रेन्यूल्स, ये छोटे छोटे दाने हैं, ठीक है, छोटे छोटे दाने हैं।
दे आर कंपोज्ड ऑफ, इनकी कंपोजिशन क्या है, किन चीज़ों से मिलकर राइबोसोम बनता है। एक है आरएनए और दूसरा है प्रोटीन, इसलिए इसको हम राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। आरएनए और प्रोटीन दोनों मिलकर राइबोसोम को बनाता है। छोटे छोटे दानों की शक्ल में ये होता है। होता कहाँ पर है, आइदर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म और अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगा जो हम डिस्कस कर चुके हैं, या साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स होगा। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ही नहीं है, तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स अंदाज में होंगे। और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ वो अटैच होंगे। ठीक है। नंबर 4, ये दो किस्म के हैं, एक को हम कहते हैं 70S और दूसरे को हम कहते हैं 80S। ये 70S होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, 80S होता है यूकैरियोटिक सेल में। एस जो है वो स्विडबर्ग है, जो कि यूनिट है एक सेंट्रीफ्यूगेशन का। सेंट्रीफ्यूगेशन इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ना, कि सेंट्रीफ्यूज जो गोल गोल घूमती है वो मशीन होता है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनेल सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है उसको ग्राइंड करके एक दूसरे के साथ एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूज के थ्रू, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करता है। इससे पहले पढ़ चुके हैं ना। तो वो सेंट्रीफ्यूज मशीन जिस स्पीड से घूमता है उस स्पीड का यूनिट स्विडबर्ग, उस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में यूनिट है स्विडबर्ग। ठीक है, एस से जाहिर होता है। तो ये इस स्पीड से ये राइबोसोम निकलता है, इसको इसलिए हमने नाम 80S दे दिया। और ये राइबोसोम इस स्पीड से निकलता है 70S, इसलिए इसको हमने नाम भी 70S दे दिया। तो दो किस्म के राइबोसोम्स यहाँ पर मौजूद होंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसका काम क्या है? तो काम है इसका प्रोटीन सिंथेसिस, वो तो हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, और ख़ास इतने डिटेल्स आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, बस यही याद कर लो, बहुत है। राइबोसोम्स फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई? तो राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। ये है राइबोसोम्स। इसमें अगर कुछ रह गया हो तो पूछ सकते हो। अच्छा, अब है गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस को डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने। कैमिलियो गोल्जी एक इटालियन साइंटिस्ट था। ठीक है, एक कुछ स्पेशल स्टैनिंग टेक्निक्स, स्टैनिंग हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसको यूज़ करके कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी ऑपरेटस को डिस्कवर कर लिया। ये भी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह फ्लैटेंड सेक्स मेम्ब्रेन्स से बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। फ्लैटेंड सेक्स मेम्ब्रेन से बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है गोल्जी ऑपरेटस। इसके भी मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं सिस्टर्ने। ठीक है, ये जिस यूनिट्स से मिलकर बनता है उस यूनिट्स को हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं। डिक्टियोसोम्स मिलकर ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम गोल्जी ऑपरेटस कहते हैं। ये फ्लैटेंड सेक्स से बना हुआ हर एक डिक्टियोसोम होता है। डिक्टियोसोम, फ्लैटेंड सेक्स और कुछ वेसिकल्स से मिलकर बनता है। ये वेसिकल्स और फ्लैटेंड सेक्स मिलकर डिक्टियोसोम्स बनाते हैं। डिक्टियोसोम्स वो यूनिट है जो मिलकर कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाता है। उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम गोल्जी ऑपरेटस कहते हैं। अब देखो, ये है सेल, ये है न्यूक्लियस, ये है गोल्जी ऑपरेटस। कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो वेसिकल्स होते हैं इस तरह से। ये फ्लैटेंड सेक्स है। अब इसका ये सिर जो कि न्यूक्लियस की तरफ है, इसको हम कहते हैं सिस।
जो उस सेल मेम्ब्रेन की तरफ है उसको कहते हैं हम ट्रांस। 2 फेसेस, देखो नंबर 4 इसके 2 फेसेस हैं। एक है सिस जो कि है टूवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ जो सिर है उसको हम कहते हैं सिस, और एक है ट्रांस वो होता है टूवर्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो सिर है उसको हम कहते हैं ट्रांस, जो सिस की तरफ है जो न्यूक्लियस की तरफ है उसको हम कहते हैं सिंस, जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है उसको हम कहते हैं ट्रांस। ये न्यूली जो बनता है उसको हम सिस फेस कहते हैं, ये फार्मिंग फेस है, यहाँ से ये बनता है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस का जो नया गोल्जी अपैरेटस बनता है तो इस तरफ से बनता है, तो ये न्यूली फार्मिंग है, ठीक है, न्यूली फार्मिंग। और जो मेच्योर हो चुका है वो है ये ट्रांस साइड, ये वो साइड है जो मेच्योर ऑलरेडी हो चुका है, जो मेच्योर हो चुका है, ये मेच्योर वाला साइड है, ठीक। तो ये दोनों फेसेस होते हैं गोल्जी अपैरेटस के। इसका जो फंक्शन है नंबर 5, गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन वो होता है स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। इस वेसिकल्स में ये स्टोरेज कुछ सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो सिक्रीशंस है, सिक्रीशंस जो बहते हैं फ्लूइड्स है, उन सिक्रीशंस को इन खास वेसिकल में स्टोर करना, ये इसका काम है। किसका काम है? गोल्जी अपैरेटस का काम है। बात समझ में आ रही है ना? इसके साथ साथ इसका एक काम और भी है। और क्या काम इसका हो सकता है? ये बाज़ औक़ात पॉलीसेकेराइड्स को बनाता है। पॉलीसेकेराइड्स किससे बनते हैं? सिंपल शुगर से। सो सिंपल शुगर्स को मिलाकर ये पॉलीसेकेराइड बनाता है, और फिर ये पॉलीसेकेराइड जाकर या तो लिपिड के साथ मिल जाते हैं और या मिल जाते हैं प्रोटीन के साथ। अगर लिपिड के साथ मिल गए तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और अगर प्रोटीन के साथ मिल गए तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का क्या काम होता है? वो काम होता है सेल मेम्ब्रेन में एज अ रिसेप्टर काम करना। किस तरह करते हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हुआ आपका गोल्जी बॉडीज, ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो है